By which of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में, जिसमें कि हम डेली एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ। तो आपके सामने क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो एज यू ऑल नो, हम स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक कौन कौन सा है और क्या चल रहा है। ठीक है जी, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से एक्ट है। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत गवर्नर जनरल के बारे में बात की जा रही है। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। मुझे पता है आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम जितने भी ये एक्ट हैं उनके बारे में जानकारी देख लेंगे और समझ लेंगे, ताकि इन फ्यूचर के इस टाइप का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता है तो हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो आई कैसे और क्यों आई, किस बिहाफ के ऊपर आई और क्या इनका उद्देश्य था भारत आने का। तो क्या होता है कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, लेकिन वो आती क्यों है? सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत के मसाले और काली मिर्च वगैरह उनकी बहुत ज़्यादा मांग वहाँ होती, तो भारत से व्यापार करने के लिए आते थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो यूरोप के साथ धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे। ठीक है जी, फिर इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो क्या होता है, 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ जो है ब्रिटेन की, वो एक चार्टर बनाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब उस कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को, कंपनी थी वो, भारत को उनको राइट्स दे देती कि तुम भारत में जाके व्यापार कर सकते हो। तो वैसे ऐसे वो भारत आए, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी किया। उसके बाद 1765 में क्या हुआ, पहले तो एक कंपनी के तौर के ऊपर बन आए थे यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे हमारी हालत देखी भारत की, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत के ऊपर राज्य किया जाए। तो उनको 1765 में दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है जो कि आप जानते हैं कि क्यों मिली थी, क्यों नहीं मिली थी। अगर नहीं जानते हैं तो इन फ्यूचर हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसको दीवानी मिल जाती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो अप्रॉक्सीमेट 1772 में, 1773 में एक चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा लोन ले लेती है कंपनी ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन से, और वो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से लेके जा रहे थे। तो सोचा कि वहाँ के ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा कंपनी के ऊपर शिकंजा कसा जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हम जब भी हम ब्रिटिश काल को पढ़ते हैं, ब्रिटिश रूल को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश रूल जितना भी था हमारे ऊपर, अंग्रेजों जो भी शासन किया, तो दो काल में पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा कंपनी का रूल, और दूसरा क्या है हमारा क्राउन का रूल। कंपनी का रूल मतलब जब कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी 1773 से लेकर 1858 तक, वो कंपनी का रूल कहलाता है, जिसमें कि कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही थी। लेकिन 1857 में जब आपका रिवोल्ट होता है, 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद कंपनी का रूल ख़त्म करके क्राउन ने सीधा अपने हाथ में शासन ले लिया। तो उसको हम क्राउन रूल बोलते हैं, जो कि 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है तब तक वो क्राउन रूल चलता है। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं कंपनी रूल में क्या होता है और क्राउन रूल में क्या होता है। कंपनी रूल में भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं भारत देश के अंदर, और फिर क्राउन रूल में बहुत सारे एक्ट आते हैं। तो आइए उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर जो भी क्वेश्चन है हमारा है, लेकिन हमने सारे के सारे एक्ट और वो चीज़ें पढ़ लेनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आता तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कंपनी रूल। कंपनी रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी का शासन जो भारत के ऊपर होता है वो 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला एक्ट, बहुत ज़्यादा एक्ट आते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारा अमेंडमेंट एक्ट 1781 का, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, फिर 1786 में एक्ट ऑफ 76 आ जाता है, फिर 3 चार्टर एक्ट लगातार आते हैं। ठीक है जी, 1793, 1813 और 1833 का, और एक आता है 1853 के अंदर एक और चार्टर एक्ट आ जाता है। ठीक है जी, 4 चार्टर एक्ट आते हैं। अब इन चार्टर एक्ट में, इन रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर अपन ले लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा,
रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो 1773 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आता क्यों है, क्योंकि वो लोन ले लेते हैं मतलब ब्रिटिश क्राउन से, और वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके जा रहे थे यहाँ पे उस शिकंजा कसने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ कि उन्होंने एक पहला कदम उठाया नियंत्रित करने के लिए, जो कि बागडोर थोड़ा सा शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश कंपनी के ऊपर। ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले बात तो सेंट्रलाइजेशन हुई, मतलब केंद्रीकरण किया गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले रखी गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट से रखी गई थी। फिर गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। ठीक है। और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। सबसे पहला जो वॉरेन हेस्टिंग था वो भारत का पहला, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, भारत का नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहला कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कौन पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना था और किस एक्ट के थ्रू बना था, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू बना था। उसके बाद क्या होता है कि 1774 के अंदर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की नींव भी सबसे पहले रख दी जाती है। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ बनता है, कोलकाता के अंदर बनता है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बनाया जाता है। ठीक है जी। कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ये। ठीक है जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। और इससे क्या, इसके माध्यम से क्या होता है कि कंपनी पर नियंत्रण एक थोड़ा मतलब ताज़ा हो गया, मतलब कंपनी पर थोड़ा नियंत्रण रखा गया इसके थ्रू। ठीक है जी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। ठीक है जी। फिर आता है हमारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, मतलब जो भी कमियां थी आपकी 1773 में बच गई थी, जो कुछ करने को, उन खामियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कलकत्ता के सारे जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए थे, मतलब कोलकाता के सभी निवासियों को जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर लाया गया था, और रेवेन्यू को कोलकाता के जो सुप्रीम कोर्ट था उससे बाहर रखा गया था। राजस्व संबंधी जितने मामले थे या उनकी वसूली के जो मामले थे उसको बाहर रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के दायरे से। फिर उसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था इससे पहले, ठीक है, तो उसके उसके अलावा एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती थी, पॉलिटिकल और ट्रेड को डिफ्रेंशिएट किया गया था, मतलब जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, एक नियंत्रण बोर्ड था ये। ठीक है, एक निकाय बनाया गया जिससे कि जो है ड्यूल गवर्नमेंट शुरू हो गई। फिर किसमें, जो ड्यूल गवर्नमेंट शुरू कर दी गई थी, इस पिट्स इंडिया एक्ट से ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, भारत में जब कंपनी का रूल चल रहा था। ठीक है जी। इससे क्या हुआ कि जो पहला इनके 2 कारण थे। सबसे पहले तो पहला कारण क्या कि कंपनी के जो अधीन क्षेत्र आते थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा क्या होता था कि भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था ब्रिटिश सरकार को। ठीक है जी, ये इसका मतलब था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो एक्ट ऑफ 1786 आता है। बात सोच रहे हो कि इतना कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे को याद कैसे होगी, लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि कौन से एक्ट से ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत भारत के अंदर हुई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी। कौन से एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, या 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, कौन से शहर के अंदर की थी और कौन से एक्ट के अंदर की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं। 1786 में क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अपना गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। ठीक है, और फिर ये 2 डिमांडें रखता है। क्या डिमांडें होती है इसकी, डिमांड होती है कि अपनी काउंसिल के निर्णयों को खुद, मतलब ये काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का अधिकार इसको दिया जाए, और दूसरा कमांडर इन चीफ इसको बना दिया जाए कि मतलब सेना के सारे अधिकार सेनापति भी इसी बंदे को बनाया जाए, तभी ये कॉर्नवालिस जो था वो भाई गवर्नर जनरल बनेगा। इसकी कंडीशनें थी, उसको मान लिया था बाद में ब्रिटिश सरकार ने। तो फिर आता है चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट जब 1793 में आया था तो क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था अपना लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसकी बातें मान ली गई। ठीक है जी। अब हुआ ऐसा कि जो बॉम्बे और मद्रास जो है सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए।
ठीक है। अब कंपनी की मोनोपोली जो थी, एकाधिकार था उनका, जो वो बढ़ा दिया गया अगले और 20 साल के तक। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर की फीस है इस बार मतलब वो भारत के खजाने से ही दी जानी थी। मतलब भारत के राजस्व जितना भी मिलना था, जितना भी रेवेन्यू मिलना था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जितने मेंबर थे उनकी जो सैलरी थी, उनकी फीस जो थी, वो भारत के राजस्व से ही दी जानी थी। ये इस एक्ट में लिखा गया था, इस चार्टर एक्ट में था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1830 में क्या हुआ कि चार्टर एक्ट आया जो 1813 का, उसमें जो कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। मतलब और कंपनीज को भी ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर अधिकार दिए गए, तुम भी जाके व्यापार कर सकते हो। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरी को उन्होंने भारत में भेजा और वेस्टर्न एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था उन्होंने 1813 के अंदर। ठीक है जी। भारत में जो कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के जो राज की प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया था इस एक्ट ने। ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि चार्टर एक्ट आया उसके बाद 1833 में। फिर से क्या हुआ, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है जी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और सबसे पहले कौन बना था, विलियम बेंटिक। तो मे भी इस बार क्वेश्चन आया कि कौन से एक्ट से हुआ था। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक था। तो विलियम बेंटिक कौन से एक्ट के थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये आपका आंसर था। लेकिन हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे गवर्नर जो मद्रास का था और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी थी वो सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में अब आ गई थी, बिकॉज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट, आता है 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या है, 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा है कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स जो थे, मतलब 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान पार्षद कहा गया था। वो गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर और जोड़े गए थे। ठीक है जी। फिर सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए। वैसे 1833 में उनको बोला गया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि सिविल सर्विसेज को ओपन किया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी, उन्होंने क्या कर दिया, उसका विरोध के कारण उसको अनुमति ही नहीं दी। ठीक है। तो फिर 1853 में क्या होता है, फिर 1853 में वो अलाउ कर देते हैं कि सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियन। तो क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विसेज ओपन होती है इंडियन के लिए कौन से चार्टर एक्ट से होती है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या होता है कि इसके लिए मैकॉले समिति भी बनती है 1854 के अंदर। मैकॉले समिति कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। ठीक है जी। ये किसके लिए बनाई गई थी, ताकि भारत नागरिकों के लिए ये सिविल सर्विसेज की भर्तियां जो खोल दी जाए। ठीक है। इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये था हमारा कंपनी का रूल, जिसमें कि हमारे बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 और 4 चार्टर एक्ट हमने पढ़े। अब क्या होता है, 1857 में होता है रिवोल्ट, तो जो कि आप सभी को उसको हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि 1857 का विद्रोह बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके बाद आपका जो रूल है वो कंपनी के रूल से शिफ्ट हो जाता है, किसके रूल के ऊपर, क्राउन के रूल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो क्राउन का रूल कब से कब तक चलता है, 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। और इसमें बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, चलिए अब उनको भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892 में एक और एक्ट आता है काउंसिल एक्ट, फिर काउंसिल एक्ट 3 आते हैं लगातार। ठीक है जी। फिर 1909 में भी आता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं 1919 में, 1935 में, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। अब क्या क्या इनमें होता है ये भी जान लेते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसमें सबसे पहली बात में भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए वायसराय ऑफ इंडिया। तो कौन बने सबसे पहले वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग बने। तो क्वेश्चन आपको अगर बनता है कल को कि भाई कौन भारत के सबसे पहले वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और कौन से एक्ट के अंदर बने थे, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू वो बना था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। इससे क्या हुआ और क्या चीज़ हुई, ड्यूल गवर्नमेंट का अंत हो गया भैया, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी रखा गया, मतलब भारत सचिव भी रखा गया। ठीक है जी। और इसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी बना दी गई थी। ये 1858 के एक्ट में हुआ था।
क्यों हुआ था? अब क्राउन ने अपने अंडर सारा सारा रूल ले लिया, सब क्राउन अपने हिसाब से चलाएगा। मतलब अब ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट अब डायरेक्ट सरकार कौन चला रहा है? ब्रिटिश क्राउन चला रहा है, ठीक है जी। मतलब विक्टोरिया महारानी जो भी, एलिजाबेथ थी जो भी थी उस टाइम के ऊपर, वो अब डायरेक्टली जो वहाँ का क्राउन था उसके अंडर अब सारा सारा आ गया था। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। अब काउंसिल एक्ट 3 बार आते हैं, मतलब भारत परिषद अधिनियम 3 आते हैं, 1861 में, 92 में और 1909 में। तो सबसे पहला आता है 1861 में। इसमें क्या हुआ कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को मौका दिया गया कि तुम भी भैया अब रूल बनाने के लिए मदद कर सकते हो, ठीक है जी। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। फिर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स को ऐड किया गया काउंसिल के अंदर, मतलब गैर सरकारी जो सदस्य थे उनको नामांकित किया गया था। फिर 1862 के अंदर 3 किंग थे, किंग ऑफ बनारस, किंग ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है जी। इनको क्या किया गया था? विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया था। मतलब विधान परिषद समझते हैं आप, उसमें किंग को मनोनीत कर दिया गया था, ठीक है जी। कौन थे वो? सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि कौन से पहले 3 राजा या कौन से 3 लोग थे जिनको विधान परिषद के लिए सबसे अंदर मतलब विधान परिषद में उनको मतलब सीट दी गई थी। तो किंग ऑफ बनारस, किंग ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव थे, और 1861 के एक्ट के थ्रू इनको यह अधिकार मिला था, ये इनको मतलब अलाउ किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, मतलब क्या, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो केंद्रीकरण पहले हुआ था 1773 के अंदर, अब वो 1860 के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव काउंसिल समझते हो, विधान परिषद का गठन हुआ था बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, पंजाब के अंदर 1862, 66 और 1897 के अंदर क्या किया गया था? विधान परिषदों का निर्माण किया गया था, ठीक है जी। और फिर कैनिंग पोर्टफोलियो भी आया था। इसके पोर्टफोलियो के कुछ मतलब इसकी प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है जी। इसने बोला था कि कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ इसको प्रदान की जाए, तो कैनिंग ने ऐसा बोला था। फिर 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसके बाद इसने क्या किया? नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दिया गया। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है जी। और कुछ ज़्यादा खास इसमें हुआ नहीं था, ठीक है जी। जैसे विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की वायसराय की शक्तियों का प्रावधान भी आया था, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ है नहीं। लेकिन 1909 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। जैसे इसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले कौन था? मार्ले तो भैया अपना भारत का सचिव था, इंग्लैंड के अंदर बैठता था। और मिंटो कौन था? मार्ले कौन था? भारत सचिव। और मिंटो कौन था? हमारा वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, उस टाइम के ऊपर था 1909 के अंदर, ठीक है। अब क्या किया गया? काउंसिल के अंदर नंबर ऑफ जो सीट थी वो 16 से 60 कर दी गई थी सेंट्रल काउंसिल के अंदर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट इंडियन मेंबर था वायसराय काउंसिल के अंदर, जिसको लॉ मेंबर के नाम से भी रखा गया था, विधि सदस्य के नाम से इसको मतलब विधि सदस्य के रूप में इसको रखा गया था। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जिनको वायसराय काउंसिल के अंदर सदस्यता दी गई थी। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी मुस्लिम को इसी एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को कब और किस एक्ट के थ्रू दी गई थी। तो आपको क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो मिंटो को बिगिनर ऑफ कम्युनलिज्म भी माना जाता है भारत के अंदर, ठीक है जी। कम्युनलिज्म समझते हैं आप? सांप्रदायिकता, ठीक है जी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अब मॉन्टेग्यू कौन था भैया? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया। ये 1921 में लागू होता है, ठीक है। इसने क्या किया? सेंट्रल कंट्रोल को कम कर दिया स्टेट के ऊपर, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल ऑफ स्टेट के ऊपर कम हो गया था, ठीक है। और जितने भी प्रांतीय इश्यूज थे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। प्रांतीय जितने विषय थे उनको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, एक तो हस्तांतरित और दूसरे आरक्षित। फिर ड्यू कैमरलिज्म चलाया गया था, मतलब द्विसदनीय सदस्यता, द्विसदनीय परंपरा, जो द्विसदनीय व्यवस्था इसको शुरू कर दिया गया था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट इलेक्शन की भी इसमें जो है वो रखी गई थी व्यवस्था, ठीक है जी। अब जैसे द्विसदनीय व्यवस्था मतलब राज्यसभा और लोकसभा, जैसा कि आप जानते हैं, तो
ये आपको पता ही होगा। फिर 3 कंपलसरी इंडियन मेंबर्स हो गए थे इस बार, तो 3 कंपलसरी इंडियन मेंबर होने चाहिए भाई वायसराय काउंसिल के अंदर, ये रखा गया था। फिर लिमिटेड वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए थे, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, या फिर जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो, ठीक है, या शिक्षा के आधार के ऊपर लिमिटेड वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए थे। फिर 1926 में क्या हुआ, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है जी। लोक सेवा आयोग का गठन तो हुआ ही था पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन सेंट्रल पब्लिक मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ था 1926 के अंदर। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत कब हुई थी, कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, तो एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, और इसके अंदर की गई थी। और क्या अधिकार आए थे इस एक्ट के थ्रू, कि अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया था जितने भी स्टेट से, जितने प्रांत से, ठीक है। और स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई थी, मतलब स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब है कि वैधानिक आयोग भी बनाया गया था, ठीक है, जिसका कार्य था कि 10 वर्ष बाद आपने अपनी रिपोर्ट वापस देनी है। उसके बाद साइमन कमीशन वगैरह आए थे, उसका विरोध हुआ था, ये इसी वजह की हुआ था। इसका कारण क्या था, ये स्टैट्यूटरी कमीशन इसका एक मेन कारण था, ठीक है। फिर कम्युनलिज्म को इन्होंने और ज़्यादा बढ़ावा दिया था, कि मतलब इन्होंने बोला कि सिखों को या फिर जितने भी दलित हैं या कुछ भी है, ईसाई हैं या फिर यूरोपीय है, इनका पृथक निर्वाचन किया जाएगा। ऐसी चीज़ें कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, मतलब ये अलग अलग तरीके से लेकर भारत को बांटने का एक साजिश थी, ठीक है जी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। 1935 के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इससे ही हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई है। बहुत बड़ा ड्राफ्ट था, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत लंबा ड्राफ्ट था ये जो था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी, ठीक है जी, 10 अनुसूचियाँ इसमें थी, और इसमें जो 3 लिस्टें भी, जो आप आज जानते हैं कि 7 शेड्यूल के अंदर आज हमारे संविधान के अंदर है 3 लिस्टें, उनको भी इसमें ऐड किया गया था। फिर एंड हुआ था ड्यूल गवर्नमेंट का, प्रिंसिपल स्टेट के अंदर प्रांत में ड्यूल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। फिर सेंटर में ड्यूल गवर्नमेंट को शुरू कर दिया गया था। फिर ड्यूल कैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था 6 स्टेट के अंदर, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, उसको ख़त्म कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। फिर यूपीएससी की और पीएससी और सीएससी 1937 में यूनियन कोड भी बना दिया गया था। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अंदर ही इसी एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। संघ लोक सेवा आयोग और पीएससी और यूनियन कोड भी बना दिए गए थे, इसी एक्ट के थ्रू बनाए गए थे। उसके बाद आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। उस टाइम के ऊपर एटली जो थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है जी। मतलब उसने 20 फरवरी 1947 को बोला था कि भी हम 30 जून 1947 ईस्वी को भारत को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी। फिर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर पार्टीशन हो गया था इंडिया का। फिर माउंट बैटन प्लान आता 1947 के अंदर। 3 जून 1947 को वायसराय था उस टाइम के ऊपर, कौन, माउंट बैटन। तो माउंट बैटन प्लान को ही इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो इसने ही भारत का विभाजन भी करवाया था, और यही भारत का पहला आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही बना था, मतलब पहला वायसराय बोल सकते हैं, ठीक है जी। फिर सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट भी खत्म, जो भारत सचिव का पद था इंग्लैंड के अंदर जो बैठता था, उसका पद भी खत्म कर दिया गया था। और इंडियन क्राउन का जो यहाँ पे रूल चलता था वो भी खत्म हुआ था, और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे भारत देश को आज़ादी मिल गई थी। तो ये था जी क्राउन रूल हमारे इंडिया के अंदर। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा जानकारी देखी, अलग अलग एक्ट्स के बारे में देखा, समझा, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने देखे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के बिहाफ से हमने बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू इसमें कर ली थी, ठीक है जी। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। अब क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज योर आंसर, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की 1833 की चार्टर एक्ट के थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो होप सो आपको वीडियो समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।